आज हम चलते हैं 7वीं सदी के भारत में और जानते हैं एक ऐसे सम्राट की कहानी जिन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, पर जिनका नाम शायद उतना नहीं लिया जाता। ये कहानी है हर्षवर्धन की। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक टीनेजर का बदला एक पूरे साम्राज्य को जन्म दे सकता है। हर्षवर्धन की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक पर्सनल सफर है जो बदले की आग से शुरू होकर एक साम्राज्य की नींव तक जाता है। साल 606 ईस्वी। सोचकर देखिए, हर्षवर्धन की जिंदगी में एक तूफान सा आ गया। पहले उनके पिता राजा नहीं रहे, फिर उनके जीजा की हत्या हो गई और बहन को कैद कर लिया गया, और जब उनके बड़े भाई बदला लेने निकले तो उन्हें भी धोखे से मार दिया गया। एक के बाद एक 3 बड़े झटके। तो अब सोचिए, सिर्फ 16 साल का लड़का जिसके कंधों पर एकदम से डबल जिम्मेदारी आ गई। एक तरफ टूटता हुआ राज्य और दूसरी तरफ अपनी बहन को बचाने और परिवार का बदला लेने की कसम। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हर्षवर्धन की ये पर्सनल कसम एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव बन गई। हर्षवर्धन ने सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि दिमाग से काम लिया। उन्होंने कामरूप के राजा से दोस्ती की और फिर मिलकर शशांक को चैलेंज किया, और सबसे जरूरी, अपनी बहन को आखिरी वक्त पर बचाया जब वो सती होने जा रही थी। तो ये जीते सिर्फ बदला नहीं थी, ये नॉर्थ इंडिया में उनकी पावर की शुरुआत थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। शशांक की मौत के बाद उनका राज और फैला। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब उनके कंट्रोल में आ गए। देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब उनके पास था। उनकी सफलता का पैमाना कितना बड़ा था, ये इससे साफ दिखता है। लेकिन हर विजय रथ को कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ता है। जब हर्ष ने साउथ की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उनका सामना हुआ एक बहुत शक्तिशाली राजा से, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी के किनारे जो लड़ाई हुई उसमें हर्ष हार गए, और ये उनकी इकलौती बड़ी हार थी जिसने उनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा हमेशा के लिए तय कर दी। ठीक है, जीतना एक बात है, पर इतने बड़े साम्राज्य को चलाना वो बिल्कुल अलग चीज है। तो सवाल ये है कि हर्षवर्धन ने ये किया कैसे? हमें हर्ष के शासन के बारे में जो कुछ भी पता है उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एक चीनी यात्री वेनसांग को। वो उस समय भारत आए थे और उन्होंने लिखा कि हर्ष एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे जिनका मुख्य ध्यान अपने लोगों की भलाई करना था। उनका प्रशासन काफी व्यवस्थित था, मतलब श्रेष्ठी जैसी पोस्ट्स थीं जो मुख्य बैंकर या व्यापारी का काम देखते थे। फिर सार्थवाह थे जो व्यापारियों के कारवां को लीड करते थे। इससे साफ पता चलता है कि अर्थव्यवस्था और सरकार दोनों साथ मिलकर चलते थे। और ये तो और भी दिलचस्प है। सोचिए, राज्य की जो भी आमदनी थी उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा सरकारी खर्च के लिए, एक हिस्सा पब्लिक सर्वेंट्स की सैलरी के लिए, एक हिस्सा विद्वानों को इनाम लेने के लिए, और चौथा हिस्सा दान पुण्य के लिए। मतलब ज्ञान और दान उनके लिए उतने ही जरूरी थे जितना राज्य को चलाना। लेकिन एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। सब कुछ परफेक्ट नहीं था। उनके समय में व्यापार और सिक्कों का चलन पहले के गुप्त साम्राज्य की तुलना में काफी गिर गया था। यह एक तरह से आर्थिक मंदी का संकेत था। तो हर्षवर्धन सिर्फ एक योद्धा राजा नहीं थे, उनकी शख्सियत का एक और पहलू भी था, एकदम अलग। वो एक कलाकार थे। यकीन मानिए, सम्राट हर्ष खुद एक कमाल के लेखक थे। उन्होंने संस्कृत में 3 मशहूर नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। इससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है। वो सिर्फ खुद नहीं लिखते थे, बल्कि दूसरे कलाकारों को भी बहुत सपोर्ट करते थे। सबसे मशहूर नाम है उनके दरबारी कवि बाणभट्ट का। उन्होंने ही हर्षचरित लिखी थी, जो हर्षवर्धन के जीवन पर एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। इतना बड़ा साम्राज्य हर्षवर्धन ने बनाया, लेकिन उसका हुआ क्या? हर्षवर्धन ने पूरे 41 साल तक राज किया, एक लंबा और काफी प्रभावशाली शासनकाल। लेकिन 647 ईस्वी में सब कुछ अचानक खत्म हो गया, और उनकी मौत ने उनके साम्राज्य का भविष्य भी तय कर दिया, क्योंकि उनके बाद सिंहासन पर बैठने वाला कोई वारिस ही नहीं था। उनका पूरा का पूरा साम्राज्य उनकी पर्सनल लीडरशिप पर टिका हुआ था, और जब वो लीडरशिप ही नहीं रही तो उनके साथ ही उनका साम्राज्य भी चला गया। उनकी मौत के ठीक बाद उनका बनाया हुआ साम्राज्य
ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो उनकी विरासत क्या है? उन्हें अक्सर उत्तर भारत का आखिरी महान हिंदू सम्राट माना जाता है, जिसने इतने बड़े एकीकृत साम्राज्य पर राज किया, क्योंकि उनके बाद उत्तर भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक असली विरासत क्या होती है? एक इंसान की अपनी कमाल की उपलब्धियां, जैसा कि हर्षवर्धन के मामले में था, या फिर एक ऐसा वंश या सिस्टम जो उस इंसान के जाने के बाद भी चलता रहे? ये सोचने वाली बात है।